Hello students, so let us study the concept of money supply. Money supply is the total stock of all types of money such as currency and deposit money which is held by the public at a particular point in time. So we can say that money supply, which is MS, is equal to currency plus deposits. ये जो टर्म पब्लिक हमने यहाँ पे यूज़ की है, it includes all the economic entities except government and the banking institutions. सो पब्लिक के अंदर गवर्नमेंट और बैंक्स के अलावा बाकी सब इकोनॉमिक एंटिटीज़ आ जाएंगी. फॉर एग्जांपल जो भी फर्म्स हैं, जो भी हाउस होल्ड्स हैं, एक्सेट्रा. गवर्नमेंट को हम इसलिए इंक्लूड नहीं करते क्योंकि गवर्नमेंट इज़ द क्रिएटर ऑफ करेंसी. गवर्नमेंट तो करेंसी को प्रिंट करके क्रिएट करती है. और बैंक्स को हम इसलिए इंक्लूड नहीं करते क्योंकि जो डिपॉजिट्स होते हैं दे आर हेल्ड विद द बैंक. बैंक्स कीप द डिपॉजिट्स. Therefore, government and banks are not included. Government prints the currency and banks keep the deposits. Governments and banks को इसलिए एक्सक्लूड करते हैं ताकि डबल काउंटिंग को अवॉइड किया जा सके. फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जब भी 1000 रुपीज़ की करेंसी गवर्नमेंट ने प्रिंट की तो गवर्नमेंट अपने पास तो रखेगी नहीं. गवर्नमेंट तो स्पेंड कर देगी, लोगों को दे देगी. So government does not keep the currency with itself. Whatever it prints, it spends in the economy. और उससे क्या होता है, अगर हमने गवर्नमेंट को भी इंक्लूड कर दिया तो वो करेंसी दो बार काउंट हो जाएगी. वन इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट, सेकंड इन द हैंड ऑफ पब्लिक. तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हम गवर्नमेंट को एक्सक्लूड कर देंगे. इसी तरह बैंक्स के केस में फॉर एग्जांपल आपके पास 10 लाख रुपए कैश है. आप बैंक्स में जाते हैं और उसका डिपॉजिट कराते हैं. आपने फिक्स डिपॉजिट करवा दिया. अब वो जो 10 लाख रुपए हैं, तो एक तरफ तो आपने जो मनी 10 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट किया वो आपके नाम से डिपॉजिट बन गया. दैट डिपॉजिट मनी इज़ ऑलरेडी काउंटेड. नाउ अगर हम बैंक को जो कैश मिला है, अगर हमने फिर से उसको ही 10 लाख का कैश ही मिलेगा बैंक को, तो अगर हमने उस 10 लाख कैश को फिर से काउंट कर लिया तो डबल काउंटिंग हो जाएगी. देयरफॉर मनी सप्लाई इंक्लूड्स करेंसी एंड डिपॉजिट्स and the public here means all the economic entities except government and banks. Next important concept is, what is it that money supply measures? The answer is, money supply measures the purchasing power of the people of a country. अगर आपको कुछ भी परचेज़ करना है मार्केट से तो आपको पैसा चाहिए, यू नीड द मनी. एंड सेकेंडली, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप लोन लेंगे बैंक से, और बैंक के जो लोन है वो डिपॉजिट पे डिपेंड करते हैं. देखिए, किसी भी चीज़ को ख़रीदने के लिए आपको पैसा चाहिए. या तो आपके पास पैसा होगा तो आप सीधा ख़रीद लेंगे. सो वट एवर इज़ द मनी सप्लाई, दैट इज़ विल गिव यू द परचेजिंग पावर. और अगर आपके पास मनी नहीं है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप किसी भी कंपनी से, बजाज फिनसर्व हो गई या कोई बैंक हो गया, उससे आप लोन लेंगे. वो बैंक जो है वो लोन तभी दे पाएगा आपको जब उसके पास डिपॉजिट्स आएंगे, लोग उसके पास डिपॉजिट्स पैसा जमा कराएंगे. देयरफॉर जो करेंसी है एंड जो डिपॉजिट है, इट कंस्टिट्यूट्स द मनी सप्लाई एंड इट basically measures the purchasing power of the people of a country. Now let us study what will happen if there is an increase in the money supply. It will this thing will give you more further conceptual clarity. जब मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी मार्केट के अंदर, then the purchasing power of people will increase. If the purchasing power of people will increase, then the demand in the economy will increase, and if demand increases, then it will increases the prices, which will lead to inflation. So we can write that money supply increases, then the purchasing power it increases, then the demand will increase in the economy, and this will lead to increase in price, and increase in price is the inflation. Now let us study the opposite case wherein there is a decrease in money supply. When there is a decrease in the money supply, then it will decrease the purchasing power of the people, which will lead to decrease in demand in the economy. And when the demand will decrease, then the firms will not be able to sell their goods and services, then the economic growth will decrease. Therefore I can write that
when money supply decreases, then the purchasing power of the people, it will also decrease. Ultimately, demand in the economy will also decrease, which will lead to decrease in the economic growth. Therefore, increase in money supply will lead to inflation, and decrease in money supply will lead to lesser economic growth. और इसी कारण से आरबीआई जो है वो मनी सप्लाई को मेजर करती रहती है. अगर मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई तो आरबीआई के लिए हेडेक बढ़ जाएगी कि भाई इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी इकोनॉमी के अंदर, और अगर मनी सप्लाई कम हो जाती है तो इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाएगी. इसलिए आरबीआई नीड्स टू मेजर द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी. Now let us study the various concepts of money supply like M1, M2, M3, M4, etc. So the first concept is M1. M1 का फॉर्मूला है M1 is equal to C plus DD plus OD. C is the currency which is held by the public. और जैसा कि हम पहले स्टडी कर चुके हैं, पब्लिक मीन्स एवरीवन एक्सेप्ट गवर्नमेंट एंड बैंक्स. उसके बाद आता है DD. DD इज़ द नेट डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक्स. जो डिमांड डिपॉजिट है उसका कंसेप्ट हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था. सो हमने बताया था कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स: सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, एंड द थर्ड एंड फोर्थ फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट, दे आर द सिमिलर काइंड ऑफ अकाउंट्स. एंड बेसिकली जो डिमांड डिपॉजिट विद बैंक होता है, इट इंक्लूड्स एंटायर करंट अकाउंट डिपॉजिट, दिस एंटायर करंट अकाउंट डिपॉजिट, दिस थिंग, and the demand deposits in saving account, and this demand portion in the saving account, this thing. तो अगर आपको ये याद नहीं है तो आप इसको लेक्चर को रिवाइज कर लीजिए. द कंसेप्ट्स विल बी फर्दर क्लियर्ड. यहाँ पर जो नेट वर्ड यूज़ किया गया है इसका सिग्निफिकेंस ये है टू शो दैट इट इंक्लूड्स डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक विद द बैंक्स ओनली. देयरफॉर नेट, बिकॉज demand deposits, we are talking about public demand deposits only. Here government deposits and interbank deposits are not included. Only public deposits, public demand deposits are included, and the demand deposits by government and interbank deposits are not included here. Interbank deposits are the deposits which one bank does that when one bank does the deposit in another bank. So these are the interbank deposits. एंड गवर्नमेंट डिपॉजिट भी नाम से जैसे क्लियर है कि जो गवर्नमेंट बैंक के साथ अपना पैसा जमा कराती है, डिमांड डिपॉजिट बनाती है, उनको गवर्नमेंट डिपॉजिट बोलते हैं. सो दीज आर नॉट इंक्लूडेड. ओनली पब्लिक डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक्स आर इंक्लूडेड हेयर. कुछ बुक्स के अंदर आपको नेट वर्ड यूज़ नहीं मिलेगा, उसमें सिर्फ डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स ही इंक्लूडेड होगा. बट इट इज़ मोर एक्यूरेट टू यूज़ द वर्ड नेट डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक्स. थर्ड थिंग इज़ द OD. OD का मतलब होता है अदर डिपॉजिट्स. Other deposits which are held with the RBI by certain individuals and institutions. यहाँ पर इंडिविजुअल से मतलब है कि जैसे फॉर्मर गवर्नर्स ऑफ RBI, they are allowed to open their banks in the RBI. General public is not allowed to open their banks in RBI, but former governors of RBI, they can open their bank accounts in RBI. So their deposits are included in the other deposits. Similarly, the deposits made by IMF, International Monetary Fund, which is an institution, which is an international institution. So IMF deposits are also included in the other deposits. इंडिया के केस के अंदर जो OD है, जो अदर डिपॉजिट्स है, इट इज़ वेरी वेरी इनसिग्निफिकेंट. दैट्स वाई कुछ बुक्स के अंदर अदर डिपॉजिट जो टर्म है वो यूज़ ही नहीं की जाती, क्योंकि जो RBI के फॉर्मर गवर्नर्स हैं वो कितना ही पैसा जमा करा लेंगे RBI के अंदर अपने बैंक अकाउंट्स के अंदर, तो बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट है. अब आप सेकेंड क्वेश्चन ये कर सकते हैं कि सर RBI के पास और खाते भी तो होते हैं, बैंक्स भी अपने खाते RBI में खुलवाती हैं, गवर्नमेंट भी अपने खाते RBI में खुलवाती हैं, तो उनके डिपॉजिट्स आपने अदर डिपॉजिट में इंक्लूड क्यों नहीं किए? तो इसका आंसर ये है कि जब भी हम मनी सप्लाई मेजर करते हैं तो इट इज़ द मनी विद द पब्लिक, और डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए आई हैव ऑलरेडी मैंशनड दैट वी नीड ओनली पब्लिक. इट इंक्लूड्स ऑल इकोनॉमिक एंटिटीज़ एक्सेप्ट गवर्नमेंट एंड बैंक्स. गवर्नमेंट और बैंक्स को हम एक्सक्लूड कर देते हैं. देयरफॉर इन अदर डिपॉजिट वी डोंट इंक्लूड गवर्नमेंट डिपॉजिट्स विद द RBI और बैंक डिपॉजिट विद द RBI. वी ओनली इंक्लूड deposits made by certain individuals and institutions such as IMF.
तो M1 जो है फाइनली M1 इज इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD। जो करेंसी होती है वो भी बहुत लिक्विड होती है। करेंसी आपके हाथ में होती है, आप कुछ भी परचेज़ कर सकते हैं। जो डिमांड डिपॉजिट होते हैं वो भी आप कभी भी बैंक्स में जाके यू कैन से कि मेरे को मेरा पैसा वापस कीजिए। सो डिमांड डिपॉजिट्स आर ऑल्सो वेरी लिक्विड एंड OD तो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। सो वी नीड नॉट वरी अबाउट OD। सो करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट्स बोथ आर हाईली लिक्विड, दैट्स वाई we can say that M1 is 100% liquid, and M1 is also termed as narrow money because it is a narrow concept। यहाँ पे हमने सिर्फ वो एलिमेंट्स लिए हैं, सिर्फ उसी तरह की डिपॉजिट्स लिए हैं जो कि बहुत ही हाईली लिक्विड है, जो 100% लिक्विड है। फॉर एग्जांपल डिमांड डिपॉजिट्स हमने यहाँ पे ले लिए, हमने टाइम डिपॉजिट्स की तो कोई बात ही नहीं की। दैट्स वाई M1 इज़ 100% लिक्विड, और इसको हम नैरो मनी भी कहते हैं बिकॉज वी हैव डिफाइंड द मनी इन अ वेरी नैरो टर्म विच इज़ वेरी वी हैव इंक्लूडेड द मनी विच इज़ highly liquid, only that type of money we have included. So we have defined money in a very narrow sense, that's why M1 is also called narrow money. Now the second concept after M1 is the concept of M2 money. To get M2 we will add saving account deposits with post office banks in the M1. So M2 is equal to M1 plus saving account deposits with post office banks. पोस्ट ऑफिस के अंदर हम 3 तरह के अकाउंट खोल सकते हैं, सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एंड रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। उन तीनों अकाउंट्स में से हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेविंग अकाउंट को इंक्लूड किया है। जो सेविंग अकाउंट्स होते हैं वो 100% लिक्विड नहीं होते। सेविंग अकाउंट्स में रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। फॉर एग्जांपल आपने 2 करोड़ का डिपॉजिट कर रखा है और आप पोस्ट ऑफिस बैंक्स के पास जाते हैं कि मुझे फटाफट आप 2 करोड़ रुपए दीजिए जो मैंने आपके यहाँ पे जमा कर रखा है। तो उसमें रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि भाई आप एक टाइम पे इतने से ज़्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। सो देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, सो इट इज़ नॉट 100% लिक्विड। सो M2 इज़ इक्वल टू M1, M1 इज़ 100% लिक्विड प्लस सेविंग अकाउंट डिपॉजिट इन PO बैंक्स विच इज़ हाईली लिक्विड, नॉट 100% लिक्विड बट हाईली लिक्विड। इंडिया के केस के अंदर जो सेविंग अकाउंट होते हैं पोस्ट ऑफिस बैंक्स के अंदर जनरली वो रिलेटिवली लेस वेल ऑफ पीपल डिपॉजिट देयर मनी इन द पोस्ट ऑफिस बैंक्स इन द रूरल एरियाज़, और हर जगह पोस्ट ऑफिस बैंक्स अवेलेबल भी नहीं होते। नॉट एवरी पोस्ट ऑफिस हैज़ द पोस्ट ऑफिस बैंक। देयरफॉर जो ये सेविंग अकाउंट डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस बैंक्स है ये अमाउंट काफ़ी इनसिग्निफिकेंट ही होती है। देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन M2 एंड M1 इज़ वेरी माइनर। और जब हम M1 को कैलकुलेट कर ही रहे हैं तो फिर हम M2 को यूज़ करके ज़्यादा कुछ फ़ायदा होता नहीं है, क्योंकि M2 मोर और लेस इज़ इक्वल टू M1। Therefore M2 is not very practically significant because M2 and M1 are almost same. Therefore since we have discussed that M1 is a narrow money, therefore M2 by default will also be a narrow money only. And let me mention that this is insignificant. क्योंकि हम प्रैक्टिकली M2 को यूज़ नहीं करते हैं, therefore whenever we use the term narrow money then we refer to M1 only. Now let us study the third concept which is M3. M3 is equal to M1 plus time deposits. M1 को हम लिख सकते हैं C plus DD plus OD. C stands for currency held by the public plus demand deposits plus other deposits plus time deposit which is DD. जो DD है एंड जो टाइम डिपॉजिट है इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो उनको हम ये कह सकते हैं कि दीज आर द नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ ऑफ द बैंक, और इसको हम शॉर्ट में NDTL टर्म से रेफ़र करेंगे इन फ्यूचर। NDTL क्या रिप्रेजेंट करता है? NDTL रिप्रेजेंट करता है टोटल जो पब्लिक डिपॉजिट विद द बैंक है, टोटल पब्लिक डिपॉजिट विद द बैंक, वेदर इट इज़ डिमांड डिपॉजिट और इट इज़ टाइम डिपॉजिट, द टोटल पब्लिक डिपॉजिट विद द बैंक। और जो पब्लिक डिपॉजिट विद द बैंक होगा वही उस बैंक की लाइबिलिटी भी होगा। हमने पहले स्टडी किया था कि जो कस्टमर जितना पैसा बैंक में जमा कराता है, तो कस्टमर अगर 10 लाख रुपए बैंक में जमा करा रहा है तो 10 लाख उस कस्टमर के लिए तो एसेट्स है, लेकिन वो बैंक के लिए तो लाइबिलिटीज़ बन जाते हैं, क्योंकि फ्यूचर में उसको वो पैसे जब भी कस्टमर पैसे मांगेगा बैंक हैज़ टू रिटर्न बैक द मनी, सो इट इज़ लाइबिलिटीज़ फॉर द बैंक।
Therefore, total public deposits with the bank are termed as NDTL, Net Demand and Time Liabilities. अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है तो आप पुरानी वीडियो लेक्चर्स देखिए ताकि आप एक सिंक्रोनाइजेशन के साथ कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर सकें। M3 को हम ब्रॉड मनी भी कहते हैं। M3 इज़ ब्रॉड मनी बिकॉज यहाँ पर हमने टाइम डिपॉजिट्स को भी इंक्लूड कर दिया है। एंड एज वी नो दैट टाइम डिपॉजिट्स के अंदर deposits are made for certain time period. For example, fixed deposits are made for 6 months, 1 year, etc. So अगर आप बैंक से कहेंगे कि भाई मुझे वापस से मेरा पैसा चाहिए जो कि आपने एफडी में जमा कराया था, तो इधर यू हैव टू पे द सम पेनल्टी और यू हैव टू वेट फॉर दैट पर्टिकुलर टर्म 6 months और 1 year. So it is not that liquid. Therefore M3 is not narrow but broad money. narrow के अंदर हमने लिक्विड जो मनी थी उसको इंक्लूड किया था, ब्रॉड के अंदर आ गए हैं तो इसके अंदर लिक्विड प्लस जो कि लेस लिक्विड है उसको भी हमने इंक्लूड कर दिया। लेस लिक्विड यहाँ पर है टाइम डिपॉजिट्स। एंड द नेक्स्ट कंसेप्ट इज़ M4 मनी। M4 मनी का फॉर्मूला है M4 इज़ इक्वल टू M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस बैंक्स। पोस्ट ऑफिस के अंदर 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट्स। तो इन तीनों अकाउंट्स में जो पैसा होता है उसको जब हम पैसा जो डिपॉजिट होता है उसको जब हम इंक्लूड कर लेते हैं और उस प्लस वी ऐड M3 टू इट, देन वी अराइव एट M4. M4 इज़ ऑल्सो ब्रॉड मनी। M3 ब्रॉड मनी है तो M4 ऑब्वियसली ब्रॉड मनी ही होगा। M1 जो है वो मोस्ट लिक्विड है और M4 जो है वो लीस्ट लिक्विड है। M1 इज़ द नैरोएस्ट एंड M4 इज़ द ब्रॉडेस्ट। हमने ये स्टडी किया था कि जो मनी सप्लाई है वो परचेजिंग पावर को शो करता है, मेजर करता है। Now the next question which arises is which of the following M1, M2, M3 and M4 shows the purchasing power? तो इसका आंसर है M3। जब हम मनी सप्लाई की बात करते हैं इन जनरल द परचेजिंग पावर इज़ शोन बाय M3. M3 मेजर्स द टोटल परचेजिंग पावर इन द इकोनॉमी। बेसिकली M3 के अंदर नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ आ जाती हैं। नेट जो डिपॉजिट्स हैं वो M3 के अंदर आ जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति को कोई वस्तु खरीदनी है तो या तो वो खुद के पास जो पैसे होंगे उससे खरीदेगा, नहीं तो वो बैंक से लोन ले लेगा। इन M3 वी हैव इंक्लूडेड डिमांड डिपॉजिट्स एंड टाइम डिपॉजिट्स। सो ऑल दीज डिपॉजिट्स क्या होता है, ये जो डिपॉजिट्स हैं, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, बैंक्स के अंदर ये डिपॉजिट जब आते हैं तो बैंक इन डिपॉजिट को यूज़ करके फर्दर आगे लोन देता है। दैट्स वाई अगर हमें परचेजिंग पावर मेजर करनी है तो वी नीड टू इंक्लूड करेंसी प्लस डिपॉजिट्स एज वेल। नाउ वाई आई हैव नॉट इंक्लूडेड M4, क्योंकि M4 के अंदर M3 तो आता ही आता है, बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स M4 ऑल्सो इंक्लूड्स टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस बैंक्स। और हमें पता है कि पोस्ट ऑफिस बैंक जो है वो लोन नहीं देते हैं। अगर आपको गाड़ी ख़रीदनी हो, टीवी ख़रीदना हो या कोई प्रोडक्ट ख़रीदना हो तो उसके लिए पोस्ट ऑफिस विल नेवर गिव यू EMI और लोन। सच EMI एंड लोन्स आर गिवन बाय कमर्शियल बैंक्स ओनली। दैट्स वाई जब ये लोन पोस्ट ऑफिस में जितना ही पैसा जमा होता है वो गवर्नमेंट खुद यूटिलाइज करती है, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग, दैट्स वाई परचेजिंग पावर पे उसका इफेक्ट नहीं आएगा। देयरफॉर M3 मेजर्स टोटल परचेजिंग पावर इन द इकोनॉमी। जब भी हम मनी सप्लाई की बात करेंगे तो हम इन जनरल M3 को ही रेफ़र कर रहे होते हैं, ये आप नोट कर लीजिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। होप यू हैव लाइक्ड इट एंड learned a lot from it. Thank you so much.